बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम पक्सीनिया में पाए जाने वाले जनन के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पक्सीनिया का जनन के भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड के अंतर्गत यूरोडोस्पोर और टेलिटोस्पोर जो कि गेहूं की पादप पर पाई जाती है तथा बेसिडियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर के बारे में डिस्कस किया था। यूरोडोस्पोर और टेलिटोस्पोर गेहूं की पर्ण को संक्रमित करने के पश्चात विकसित होते हैं। ये दोनों प्रकार के बीजाणु समर सीजन में विकसित होते हैं। टेलिटोस्पोर मृदा में पड़े रहते हुए बेसिडियोस्पोर का निर्माण करता है और बेसिडियोस्पोर बारबेरी लीफ को संक्रमित करता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यूरोडोस्पोर पुनः स्वस्थ गेहूं के पौधों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन टेलिटोस्पोर कभी भी गेहूं की पर्ण को संक्रमित नहीं कर सकता। तो किसमें पाया जाता है? वो मृदा में ही पाया जाता है। टेलिटोस्पोर न तो गेहूं की पर्ण को संक्रमित करता है और न ही बारबेरी लीफ को। तो ये एक प्रतिकूल परिस्थिति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मृदा में पाया जाता है, पर सुप्त अवस्था में पाया जाता है और स्प्रिंग सीजन के अंतर्गत बेसिडियोस्पोर का निर्माण करता है। बेसिडियोस्पोर से फिर पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है। पिक्निडियोस्पोर तक की प्रक्रिया को हमने पक्सीनिया के जनन भाग फर्स्ट और जनन भाग सेकंड के अंतर्गत पढ़ लिया है। आज हम पक्सीनिया के जीवन चक्र की पांचवी अवस्था एसिडियल अवस्था अथवा एसिडियोस्पोर अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात पक्सीनिया का जीवन चक्र लाइफ साइकिल मैक्रोसाइक्लिक प्रकार का होता है, तो इस मैक्रोसाइक्लिक प्रकार को आरेख की सहायता से समझेंगे। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो वो बारबेरी लीफ के अनुपस्थ काट का है। इसमें ये सतह ऊपरी एपिडर्मिस यानी ये अपर एपिडर्मिस है, जबकि इसके नीचे वाली पाई जाने वाली लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के नीचे स्थित खंभ ऊतक और मेसोफिल सेल्स में फ्लास्क नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको पिक्निडियम कहते हैं। इस पिक्निडियम में पाए जाने वाले कवक तंतु जो दो प्रकार के होते हैं, एक रिसेप्टिव हाइफी कहलाती है और दूसरा स्पर्मेटोफोर कहलाता है। स्पर्मेटोफोर जिसके शीर्ष भाग पर, जैसे कि ये स्पर्मेटोफोर है, इस स्पर्मेटोफोर के शीर्ष भाग पर गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें पिक्निडियोस्पोर के नाम से जाना जाता है। वो हवा के माध्यम से लिबरेट होते हैं और हवा तथा कीटों के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं? दूसरे प्रभेद के रिसेप्टिव हाइफी पर, जहाँ पर स्पोर और हाइफी जुड़ी हुई है। उस अभिनिष्ठ सतह से भित्ति के विलीन होने से पिक्निडियोस्पोर का केंद्र रिसेप्टिव हाइफी में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप रिसेप्टिव हाइफी द्विकेंद्रिकीय होता है। उसी द्विकेंद्रिकीय कवक तंतु से द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करता है। तो इतनी प्रक्रिया इसके अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हो चुकी है। जैसे ही रिसेप्टिव हाइफी डाइकैरियोटिक होता है, द्विकेंद्रिकीय होता है, तुरंत प्रभाव से वो कवक तंतु उसी पर्ण की निचली सतह की ओर गमन करना प्रारंभ कर देता है और
निचली एपिडर्मिस के पहले स्थित म्यूजोफिल सेल्स में द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होने के बाद निर्मित द्विकेंद्रीय कवक जाल से एसिडियोस्पोर बनेगी और वो एसिडियोस्पोर उसी बारबेरी लीफ जिस पर पिक्निडियोस्पोर बने थे कि निचली सतह पर एसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। ये स्टेज है क्या? तो एसिडियोस्पोर बारबेरी लीफ पर विकसित होते हैं। ये द्विकेंद्रीय कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। क्यों होंगे? क्योंकि द्विकेंद्रीय कवक जाल जिसकी प्रत्येक कोशिका द्विकेंद्रीय है और प्रत्येक कोशिका एसिडियोस्पोर के रूप में परिवर्तित होती है, तो एसिडियोस्पोर भी कितना होगा? द्विकेंद्रीय होगा। किसके फलस्वरूप निर्मित होती है? ये बाइन्यूक्लिएट सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस, डिवाइडेड और डाइकैरियोटिक माइसीलियम के द्वारा निर्मित होता है। इन एसिडियोस्पोर का निर्माण एक विशेष प्रकार के कप के समान संरचनाओं से होता है, जिनको हम क्या नाम देते हैं? इस कप नुमा संरचनाओं क्या कहेंगे? एसिडियो कार्प कहते हैं या एसिडियल कप कहते हैं, जो फ्लास्क नुमा संरचना होती है। इस फ्लास्क नुमा संरचना में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। एक तंतु जो बंधीय तंतु होते हैं, जैसे ये और ये वाला तंतु, ये बंधीय तंतु पेरिडियम कहलाते हैं। पेरिडियम एसिडियल कप के चारों तरफ आवरण का निर्माण करता है, जबकि इसी कप नुमा स्ट्रक्चर के अंतर्गत कवक तंतुओं से द्विकोशिकीय तंतु विकसित होते हैं, जिसको एसिडियोफोर कहते हैं। एसिडियोफोर के शीर्ष भाग से ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये शीर्ष कोशिकाएं, गोलाकार कोशिकाएं क्या कहलाती है? एसिडियोस्पोर कहलाती है। तो प्रत्येक एसिडियोस्पोर इस प्रकार से एक श्रृंखला के रूप में विकसित होते हैं। एक एसिडियोस्पोर और दूसरा एसिडियोस्पोर के मध्य की कोशिका चपटी हो जाती है। एसिडियोस्पोर की कोशिका बड़ी और गोलाकार द्विकेंद्रीय की होती है, जबकि इन दोनों स्पोर के मध्य उपस्थित कोशिका भी द्विकेंद्रीय की होती है, लेकिन ये कोशिका छोटी हो जाती है, चपटी हो जाती है। इस कोशिका को डिसजंक्टर सेल्स कहते हैं। इस कोशिका के विघटित होने से एसिडियोस्पोर धीरे धीरे मुक्त होते रहते हैं। जैसे ही एसिडियोस्पोर का निर्माण हो जाता है, एसिडियल कार्प जो कि फ्लास्कनुमा संरचना है के छिद्र से एसिडियोस्पोर निचली पर्ण की निचली सतह से वातावरण में मुक्त होते रहते हैं। तो हम इसी संरचना को पॉइंट के रूप में जब लिखते हैं, तो एक मिडल कप का निर्माण होता है जो कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम से निर्मित होता है। इससे कुछ विशेष प्रकार के ऊर्ध्व तंतु निकलते हैं। उन तंतुओं का नाम देते हैं स्पोरोफोर कहते हैं, और हमेशा स्पोरोफोर से ही स्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक स्पोरोफोर से बाइन्यूक्लिएट स्पोर विकसित होते हैं, जिनको क्या नाम देते हैं? एसिडियोस्पोर। और ये एसिडियोस्पोर चैन में विकसित होते हैं, जैसा कि अभी अपने डायग्राम के अंतर्गत देखा है। दो एसिडियोस्पोर के बीच की कोशिका होती है, वो छोटी होती है, स्टीराइल होती है, जो कि इंटरकैलरी सेल के रूप में होती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिसजंक्टर सेल्स कहते हैं। अभी हमने देखा था कि कौन सी वियोजक कोशिका होती है। जब वियोजक कोशिका विघटित हो जाती है उस स्थिति में, तो नंबर पहले फर्स्ट क्या होगा कि जिस सतह से ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एसिडियल कार्प का निर्माण हुआ, तो एसिडियोस्पोर के लगातार निर्मित होने के कारण एपिडर्मिस कोशिका पर दबाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप लोअर एपिडर्मिस टूट जाती है और तोड़ती छिद्र बनता है। इस छिद्र से एसिडियोस्पोर धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं और ये
एसिडियो स्पोर क्या करेंगे, एसिडियो स्पोर सीधा सा संक्रमित करेंगे गेहूं के प्लांट को, और वहाँ गेहूं के प्लांट पर जा कर के कौन सी पर्ण को, गेहूं की पर्ण पर एसिडियो स्पोर हवा के माध्यम से गेहूं की पर्ण तक पहुँचते हैं और गेहूं की पर्ण पर अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होकर क्या करेंगे, सबसे पहले जनन नलिका का निर्माण करेंगे। वो जनन नलिका स्टोमेटा से होते हुए मीजोफिल कोशिका में परिवेशित होगी। क्योंकि एसिडियो स्पोर डाइकैरियोटिक सेल्स होती हैं, द्विकेंद्री की कोशिका, इसीलिए इससे निर्मित होने वाला माइसेलियम भी द्विकेंद्रिकी होता है। तो इस कारण गेहूं को संक्रमित करने के पश्चात ये द्विकेंद्रिकीय माइसेलियम का निर्माण करता है। ये माइसेलियम या कवक जाल पुनः 10 से 12 दिन के अंतर्गत ही नए यूरोडो स्पोर का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। अब मान लेते हैं कि बारबेरी लीफ से एसिडियो स्पोर लिबरेट होते हैं, मुक्त होते हैं, विमुक्त होते हैं, और उसको गेहूं का पादप नहीं मिले, प्राथमिक प्रपोष उसको नहीं मिले, तो क्या होगा, क्या हो सकता है इसका, होगा ये कि ये एसिडियो स्पोर अब पुनः बारबेरिया जो की पर्ण को संक्रमित नहीं कर सकता। ये केवल और केवल किसको संक्रमित करता है, संक्रमित करता है गेहूं की पर्ण को। यदि एसिडियो स्पोर को गेहूं की पर्ण नहीं मिलती है, गेहूं का पादप नहीं मिलता है, उस स्थिति में इसके अंकुरित होने की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार से पक्सिनिया अपनी कुल 5 अवस्थाओं के माध्यम से जीवन चक्र को पूरा करता है। ये पांचों अवस्था को एक बार वापस हम समरी के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि हम जिस पक्सिनिया की बात कर रहे हैं वो कौन सा पक्सिनिया है, पक्सिनिया ग्रेमिनीज की लिए बात कर रहे हैं। कितनी प्रावस्था होती है, 5, और 5 अवस्था होने का उसको पॉलीमॉर्फिज्म लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन सी होती है, पहली होती है गेहूं के पादप पर पाई जाने वाली यूरोडोस्पोर, और दूसरी कौन सी है, टेलिटोस्पोर। सेकेंड नंबर सेप्रोफिटिक है, मर्तोपजीवी के रूप में है, और वो कौन सी है, बेसिडियोस्पोर। किस में पाई जाती है, ये मृदा में पाई जाती है। और तीसरा है पैरासिटिक लाइफ, कौन सी है, बारबेरी लीफ पर, और वो बारबेरी लीफ पे कौन कौन सी पाई जाती है, एसिडियो पिक्निडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर। अब इन 3 पॉइंटों को ध्यान से देखिए वापस। इसमें से प्रारंभिक पॉइंट की बात करें अपन, कैसा कि 2 प्रावस्था है, यूरोडोस्पोर और टेलिटोस्पोर, तथा पिक्निडियोस्पोर और एसिडियोस्पोर। इन चारों बीजाणुओं को निर्मित करने के लिए पैरासाइटिक लाइफ चाहिए, पैरासाइटिक परजीवी यानी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, जबकि बेसिडियोस्पोर को निर्मित करने के लिए सेप्रोफिटिक होती है। तो ये स्वपोषी भी या विषमपोषी भी स्थिति दर्शाता है, मर्तोपजीवी भी हैं और परजीवी है, इसलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम पक्सिनिया ग्रेमिनीज की लाइफ साइकिल का है। अब इस लाइफ साइकिल को हो सकता है कि आपको ये डायग्राम पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहे हो, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हो। ये समर कंडीशन आती है, उस स्थिति में यूरोडोस्पोर का निर्माण होता है। किस पर, गेहूं पर। समर कंडीशन है यूरोडोस्पोर, जो कि एक द्विकेंद्रिकीय और एक कोशिकीय होता है। इसमें आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, एक सर्कल है, एक ब्लैक डॉट है। ये दोनों केंद्रकों को शो कर रहा है, और ये दोनों केंद्र अलग अलग प्रकार के, अर्थात ये विषम केंद्रिकीय संरचना है। ये उसी गेहूं की पर्ण अथवा स्तंभ पर टीलियोस्पोर का निर्माण करता है, अर्थात ये टीलियल अवस्था आती है। टीलियल अवस्था के द्वारा टेलिटोस्पोर बनेंगे। टेलिटोस्पोर एक द्विकोशिकीय द्विकेंद्रिकीय कोशिका होती है, जिनके दोनों केंद्रक आपस में मिल करके एकल केंद्रिकीय संरचना में परिवर्तित होते हैं। तो अर्थात अब ये कोशिका कैसे हुई, एकल केंद्रिकीय और द्विकोशिकीय। क्योंकि द्विकेंद्रिकीय अवस्था विषम केंद्रिकी थी, इसीलिए कैरियोगेमी के पश्चात दोनों केंद्रकों का सम्मेलन होता है, इसीलिए इस
डॉट को कैसे प्रदर्शित किया गया, आधा ब्लैक आधा वाइट। टेलिटोस्पोर मृदा में पाया जाता है और किसका निर्माण करेगा, बेसिडियोस्पोर का निर्माण करेंगे। कितने बेसिडियोस्पोर बनेंगे, बेसिडियोस्पोर कुल बनेंगे 4। बेसिडियोस्पोर में से 2 प्लस प्रभेद के होंगे, 2 माइनस प्रभेद के होंगे। और ये किसको संक्रमित करेगा, ये संक्रमित करेगा बारबेरी लीफ को। बारबेरी लीफ पर ऊपरी सतह पर किसका निर्माण करेगा, पिक्निडियोस्पोर का। अगेन यहाँ पर स्पॉट दिखाई देंगे ब्राउन कलर के। फिर उसी से निचली एपिडर्मिस पर एसिडियल अवस्था उत्पन्न होगी, एसिडियोस्पोर बनेंगे। और एसिडियोस्पोर जब लिबरेट होंगे तो कौन सा होगा, द्विकेंद्रिकी होगा। और ये द्विकेंद्रिकी वापस किसको संक्रमित करेगा, गेहूं को। इस प्रकार से एक लॉन्ग लाइफ, लंबी प्रक्रिया के द्वारा अपना जनन पूरा करता है। इस प्रावस्था को देखिए, टेलिटोस्पोर तक अवस्था गेहूं पर है, एसिडियोस्पोर पिक्निडियोस्पोर बारबेरी लीफ पर, और ये केवल मृदा में पाई जाने वाली प्रावस्था है। तो टेलिटोस्पोर का अंकुरण और बेसिडियोस्पोर का निर्माण किस में होगा, मृदा में होता है। अब मान लेते हैं कि गेहूं से उत्पन्न होने वाला टेलिटोस्पोर तो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, इसीलिए वातावरण का कोई प्रभाव, परपोषी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बेसिडियोस्पोर को बारबेरी लीफ नहीं मिलती तो वो गेहूं के पर्ण को संक्रमित नहीं कर सकता, जिसकी फलस्वरूप लाइफ साइकिल रुक जाती है, नंबर 1। दूसरा, एसिडियोस्पोर को यदि प्राइमरी होस्ट नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता, तो भी इसका अंकुरण नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में इसका जीवन चक्र रुक जाता है। तो कितनी प्रावस्था हुई, एक समर सीजन के अंतर्गत, ये विंटर सीजन के अंतर्गत, और ये लेट विंटर सीजन के अंतर्गत। 3 सीजन के अंदर, 3 ऋतुओं के माध्यम से और 5 प्रावस्थाओं के माध्यम से पक्षी ने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल मेजर्स ऑफ द रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल करा जाए। तो इसके लिए 2 प्रकार की प्रोसेस करते हैं। नंबर 1, रोग होने से पूर्व किया जाने वाली प्रक्रिया, और दूसरा, रोग होने के पश्चात की जाने वाली प्रक्रिया। तो यदि रोग हो चुका है, उस स्थिति में हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, कौन से रसायन उपयोग में लें कि फसल अधिक संक्रमित नहीं हो, फसल में अधिक नुकसान नहीं हो। तो इसके लिए पहला पॉइंट है कि जब रोग हो चुका होता है, उस स्थिति में हम लोग क्या करें, जो एफेक्टेड प्लांट है, जो संक्रमित प्लांट है, उसको उखाड़ कर उसको जला दिया जाए, नंबर फर्स्ट, ताकि उस पर उपस्थित स्पोर या पक्षियाँ उसी के साथ में नष्ट हो जाता है। दूसरा, क्योंकि ये अल्टरनेट होस्ट के माध्यम से फैलता है, इसलिए अल्टरनेट होस्ट को ब्रेक किया जाए। गेहूं के बाद में बारबेरी की फसल यदि उगती है तो इसका अल्टरनेट लाइफ साइकिल चलता रहता है, उसको रोका जाए। और तीसरा, यदि रोग अधिक हो जाती है तो फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए। अब फंगिसाइड कौन सा होगा, निकल सल्फेट, सल्फोडाइजिन, नेप्थाक्विनिन, जिंक सल्फेट इत्यादि। इसे पाउडर रूप में अथवा लिक्विड के रूप में स्प्रे किया जाए, इसको छिड़काव किया जाए, जिसके फलस्वरूप ये फंगिसाइड कवक को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की ऐसी वैराइटीज भी हैं जो रस्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस दर्शाता है, प्रतिरोधी होती है। इन प्रतिरोधी किस्मों पर पक्षिनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि हम प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करें, प्रतिरोधी किस्म का उपयोग करें, उसको उगाएं, तो पक्षिनिया उस मृदा में है तो भी उसको संक्रमित नहीं कर सकता। कौन कौन सी है, जैसे गेहूँ की है NP 797, NP 798, NP 799। ये क्या है NP उन्नत किस्म है जो रस्ट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट हैं, प्रतिरोधी है। इनके ऊपर इस पक्षिनिया की किसी भी प्रावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से विद्यार्थियों,
हमारा ये टॉपिक पक्सिनिया कंप्लीट होता है। पक्सिनिया को कितने भागों में पढ़ा है? पहले भाग था हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें सिस्टेमेटिक पोजीशन और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में इसमें पाए जाने वाले जनन को हमने 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। पहले भाग के अंतर्गत यूडोस्पोर और टेलोडोस्पोर के बारे में डिस्कस किया, दूसरे भाग में पिक्निडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और तीसरे भाग में एसिडियोस्पोर, इसका जीवन चक्र और उसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया पढ़ी। थैंक यू, नमस्कार।